हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्लिज। और गाइस, आज हम बात करेंगे एक फाइबर यील्डिंग क्रॉप जिसे हम बोलते हैं हेम्प। बॉटनिकल नेम होता है कैनाबिन सैटिवस या सैटिवा। ठीक है, तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कैनाबिस सैटिवा। इसे हम कॉमनली इंडस्ट्रियल हेम्प या ट्रू हेम्प भी बोलते हैं। और इसका एक नाम होता है गैलोग्रास, फैमिली कैनाबिनेसी। और ये जो सिलेबस में है एज पर दी यूपी पीजीटी बायोलॉजी एंड यूपी पीएससी जीआईसी, मतलब गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का जो सिलेबस है, जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पीएससी का, उसके सिलेबस में एज ए फाइबर क्रॉप। इसके बाद ये बहुत सारे हमारे जो बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर एंड एमएससी बॉटनी, उनके सिलेबस में भी ये टॉपिक आता है। इससे पहले हम आपको इस पूरी क्रॉप के बारे में बता चुके हैं, इसकी एग्रोनॉमिक कंडीशंस, इसका जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, इसके इकोनॉमिक वैल्यूज़ के बारे में। अब हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं इसके बारे में 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, और इस तरीके से वी गेन सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस क्रॉप। तो गाइज, हम इसमें देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज ट्रू अबाउट दी हेम्प आर इंडस्ट्रियल हेम्प आर ट्रू हेम्प। देखिए, पहले इन्फॉर्मेशन की हेम्प को हम इंडस्ट्रियल हेम्प एंड ट्रू हेम्प भी बोलते हैं। ठीक है गाइज, हेम्प इस तरीके का प्लांट है जो कि एक हर्ब होता है। हर्ब का मतलब होता है छोटा सा प्लांट, जैसे हमारी वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, जो एक साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है। और इस प्लांट को इंडिया में या दूसरी कंट्री में दो मेन वैल्यूज़ की वजह से ग्रो करा जाता है या फार्मर्स हमारे कल्टीवेट करते हैं। पहला, इससे फाइबर मिलता है। दूसरा, इससे कुछ ऐसे सबस्टेंस मिलते हैं जो कि इलीगल, मतलब गवर्नमेंट उन्हें अपनी निगरानी में ग्रो करवाना तो पसंद करती है, उनसे वो प्रोडक्ट बनाती है जिसे हम बोलते हैं भ्रमरोधी सबस्टेंसेज। जैसे इंग्लिश में बोलें तो हेलुसिनोजेनिक सबस्टेंस। जैसे आपने सुना होगा चरस, गांजा, भांग, इस तरीके के सबस्टेंस भी इससे मिलते हैं। तो इसके दो एप्लीकेशंस आपको नज़र आ रहे हैं, एक कि इससे फाइबर मिलता है और दूसरा इससे कुछ भ्रमरोधी सबस्टेंसेस प्राप्त होते हैं। ठीक है गाइज, अब हम बात करते हैं कि हम जो स्टडी कर रहे हैं इसमें, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं फाइबर यील्डिंग क्रॉप की। ऐसी क्रॉप के बारे में हम बात करें जिससे हमें फाइबर मिलता है, बट इसके साथ ही ये क्रॉप हमें इस तरीके के सबस्टेंस भी प्रोवाइड करती है। जो इसमें रेजिन्स प्रोवाइड होता है, जो रेजिन एक केमिकल सबस्टेंस होता है, उसके रेजिन से चरस, गांजा, भांग और मैरिजुना, इस तरीके के सबस्टेंस इससे मिलते हैं, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं गाइज। तो हम इसके बारे में जनरल आइडिया कलेक्ट करते हैं थ्रू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि व्हाट इज ट्रू अबाउट द हेम्प, इंडस्ट्रियल हेम्प आर ट्रू हेम्प। मतलब जो नीचे स्टेटमेंट है उसमें से कौन सी बात इस प्लांट के बारे में सही है। पहला कह रहा है कि इट आल्सो नोन एज गैलोग्रास। ठीक है, इस जो इंडस्ट्रियल हेम्प होती है उसे हम गैलोग्रास बोलते हैं गाइस, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। दूसरे में कहता है इट प्रोवाइड बास्ट फाइबर। बास्ट फाइबर का मतलब होता है इसके स्टेम वाले पार्ट से जो स्टॉक होता है, इसका जो स्टॉक मतलब मेन तना होता है, उससे फाइबर मिलते हैं। जैसे कि जूट और सन हेम्प से भी ऐसे ही फाइबर मिलते हैं। जबकि जो कॉटन से फाइबर मिलते हैं वो होते हैं सरफेस फाइबर, बस उनके सीड से मिलते हैं गाइस। ठीक है, तो ये उस तरीके के फाइबर नहीं होते। जूट और सन हेम्प से जैसे फाइबर मिलते हैं, उसी तरीके से हेम्प की क्रॉप से भी फाइबर मिलते हैं, मतलब उसके तने से फाइबर मिलते हैं हमें। तीसरा है कि इट्स बॉटनिकल नेम इज कैनाबिस सैटिवा। इसका बॉटनिकल नेम कैनाबिस सैटिवा है। ये बात भी गाइस ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ दी एबव। इसका मतलब हुआ ट्रू हेम्प, इंडस्ट्रियल हेम्प या हेम्प, ये एक ही प्लांट के नाम है और इसका बॉटनी में नाम होता है कैनाबिस सैटिवा। और इससे एक फाइबर मिलते हैं। फाइबर का मतलब होता है रेसे मिलते हैं इनसे। ठीक है, उन रेसों के बहुत सारे हमारी डेली लाइफ में उनकी इंपॉर्टेंस है। अभी हम उसके एप्लीकेशन पे भी बात करेंगे आगे। और इसे हम कॉमनली गैलो ग्रास भी बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा चाइना ग्रास का नाम आया था, रेमी फाइबर को हम चाइना ग्रास भी बोलते हैं। इसी तरीके से हेम्प को हम गैलो ग्रास बोलते हैं गाइस। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, जो कि सभी स्टेटमेंट, मतलब 3 स्टेटमेंट जो हैं ट्रू हेम्प के बारे में करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम बात करते हैं कि व्हाट इज ट्रू अबाउट द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेम्प, इंडस्ट्रियल हेम्प आर ट्रू हेम्प। मतलब अभी हमने प्लांट के बारे में बात करा। दूसरा जो स्टेट क्वेश्चन है वो है कि इंडस्ट्रियल हेम्प पे, ट्रू हेम्प से जो फाइबर मिलता है उनके बारे में कौन सी बात सही है। जो स्टेटमेंट है वो कौन सा गलत है, कौन सा सही है, इसमें हमें ट्रू स्टेटमेंट को अलग करना है। तो पहला कि इट स्ट्रॉन्गर देन जूट एंड कॉटन। मतलब कॉटन के फाइबर से जो कि सरफेस फाइबर होते हैं, जूट का फाइबर जो कि बास्ट फाइबर होता है, और जो हेम्प से फाइबर मिलता है वो भी बास्ट फाइबर होता है। बट जो आपका हेम्प से जो फाइबर मिलता है वो जूट के फाइबर और कॉटन फाइबर के कंपेयर में, तुलना में ज़्यादा मजबूत होता है। ये बात सही है, बिल्कुल सही है गाइस ये बात। सेकंड में एक नेचुरल ट्विस्ट, जो इसमें एक नेचुरल ट्विस्टिंग होती है, मोड़ होता है, वो ऐसा लगता है जैसे जेट, इस तरीके का ट्विस्ट होता है।
थर्ड में कह रहा है कि जो हेम्प से फाइबर मिलता है वो बायोडिग्रेडेबल, मतलब बिल्कुल आराम से मतलब इन्वायरमेंट में वो कोलैप्स हो जाता है, उसका कोई भी रेसिड्यू नहीं बचता है। उसके बाद ड्यूरेबल होता है एंड इज़ यूज इन रग। रग का मतलब होता है चटाई वगैरह, आपने देखा घर में मैट वगैरह पड़ती हैं जो वेलकम वाली, वो उस तरीके की मटेरियल। एंड कारपेट मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है गाइस। तो ये जाहिर सी बात है बायोडिग्रेडेबल है और ड्यूरेबल भी है, और इसके फाइबर जो ट्विस्ट बनता है वो जेट के आकार का होता है, और ये जो फाइबर होते हैं जूट और कॉटन की कंपेयर में ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो ये बात भी जो हेम्प के फाइबर के बारे में करेक्ट है, तो यहाँ पे आंसर आपका ठीक होता है डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम बात करेंगे व्हाट इज ट्रू अबाउट द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेम्प। ये सेम वही क्वेश्चन फिर से है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है यूपीपीएससी का, या जो हमारा उत्तर प्रदेश SESSB वाला जो PGT बायोलॉजी बोलते हैं, उसके सिलेबस में एज ए फाइबर क्रॉप रखा गया। तो हमें इसकी जो फाइबर्स हैं उनकी क्वालिटीज़ के बारे में ज़्यादा मतलब इस पर वैल्यू देना है। तो दूसरा क्वेश्चन भी इनके फाइबर के बारे में है जो हेम्प से फाइबर प्राप्त होता है। इट बिलोंग टू कैनाबिनेसी, मतलब जो फाइबर प्राप्त होता है प्लांट से हेम्प, और उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे भी है कि इस प्लांट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ठीक है या गलत है। इट बिलोंग टू कैनाबिनेसी, मरजाइना, भांग, गांजा, चरस, ये सब इसके नाम है। उसके बाद है प्रिपरेशन ड्राइव्ड फ्रॉम रेजिनस एक्सट्रैक्ट। रेजिनस मतलब एक रेजिन होता है जो लिपिड का एक मॉडिफाइड वर्जन होता है, एक मतलब केमिकल सब्सटेंस होता है। उस रेजिन से जो इस प्लांट से मिलती है उससे हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे बोलते हैं हसीस। ये भी एक टाइप का इसी तरीके का ब्रह्मरोधी सब्सटेंस है जो लोग नशे की फार्म में यूज करते हैं। इसके बाद बिल यू कीप यू वार्मर इन विंटर एंड कूलर इन समर, मतलब इसके कपड़े अगर हम बनाएं, इससे जो धागा बनता है उससे जो मटेरियल अपन पहनने का जो क्लॉथ बनाएंगे वो हमें विंटर के दिनों में गर्म रखेंगे और जाड़ा के दिनों में कूल रखेंगे, मतलब गर्मी के दिनों में कूल, मतलब जो सही बात है कि गर्मी में ठंडा और जाड़ों में गर्म। इट इज़ मोर इफेक्टिव एट ब्लॉकिंग द सन हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज, मतलब दूसरे जो हमारे कॉटन हुआ या जूट हुआ या रेमी हुआ या बहुत सारे दूसरे जो फाइबर्स हैं उनके कंपेयर में जो हेम्प से मिलने वाले फाइबर्स होते हैं वो सनलाइट की जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है जो हार्मफुल होती है उन्हें ब्लॉक करने में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है। तो आपने देखा कि प्लांट कैनाबिनेसी को बिलोंग करता है, चरस, गांजा, भांग इसके कॉमन नेम होते हैं और इससे एक प्रोडक्ट बनता है हसीस। उसके बाद ये विंटर में से अगर धागा बनता है वो विंटर में उससे कपड़े बनाए जाए तो विंटर में वो हमें गर्म रखते हैं और मतलब गर्मियों में कूल महसूस कराते हैं। और ये जो इफेक्टिव होते हैं सनलाइट की जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रे हैं, स्पेशली हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट सी जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, उसे कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में दूसरे फाइबर के जो बने हुए कपड़े होते हैं उनके अगर तुलना में ये काफ़ी मतलब अच्छा माना जाता है कि उन जो हार्मफुल जो रेज है उन्हें रोक लेता है ये फाइबर्स। ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो आपका ये सभी स्टेटमेंट ठीक है। ये सब आपको क्वेश्चन जो बनाए गए वो आपको इन्फॉर्मेशन देने के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हेम्प के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें, जिससे इन फ्यूचर में जब एग्जाम हो तो आप इनके बारे में अच्छे से क्वेश्चन जो भी आए तो गलत या फिर इसके बारे में जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है MCQ के फॉर्म में वो आप आंसर को ठीक कर सकेंगे इस। ठीक है। इसके बाद में इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन। देखिए ऑड वन का मतलब हुआ कि हम स्टडी किसकी कर रहे हैं, हेम्प प्लांट की, एक फाइबर क्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें कुछ वैरायटीज़ के नेम दिए, इसमें लिखा है कि ऑड वन। ऑड वन का मतलब होता है कि जो डिफरेंट हो, जैसे F34, F56, एलाइसा, दूसरे में यूनिको BF, अनअल्टेयर, कम्पोल्टी, KWR104। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी वैरायटी जो है वो हेम्प की नहीं है। कहने का मतलब इसमें ये बात क्लियर हो रही है इस क्वेश्चन के, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं कि देखिए ये जो सब वैरायटी है ये हेम्प की वैराइटीज़ है, मगर जो KWR जो वैरायटी है 104 ये वैरायटी होती है चने की, जिसे हम बोलते हैं ग्राम, और बॉटनिकल बोलते हैं साइसर एरेटिनम, जिसे हम चिकपी बोलते हैं इंग्लिश में, उसकी वैरायटी। और बाकी जो ऊपर वाली वैरायटी है F34, F56, एलाइसा, यूनिको BF, अल्टेयर या कम पोल्टी, ये सब आपकी हेम्प की वैरायटी है जो इंडिया में ग्रो करी जाती है। तो जो ओड बना है मतलब जो डिफरेंट है ऊपर वालों से वो आपका है KWR104। क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करते हैं कि परसेंटेज ऑफ सेलुलोज इन हेम्प फाइबर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जितने भी फाइबर्स हैं उनमें सेलुलोज का कंसंट्रेशन। ठीक है गाइस। अभी तक हमने बताया था कॉटन में बहुत था 94 तक, उसके बाद जो आए थे रेमी फाइबर्स उनमें सबसे ज़्यादा था 96 to 98% था। अब ये जो परसेंटेज हेम्प के फाइबर में जो सेलुलोज, क्योंकि सेलुलोज का मतलब होता है कि वो फाइबर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कितना वैल्यूएशन रखता है, जितना सेलुलोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो उतना ही कपड़ा बनाने में फाइबर्स यूज किया जा सकता है। ठीक है। सेलुलोज के कंसंट्रेशन है, सेलुलोज की परसेंटेज फाइबर में कितनी है, ये बताता है कि वो फाइबर हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कितना वैल्यूड है, कितना मतलब उसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए।
ठीक है। तो जो हेम्प के फाइबर्स होते हैं उसमें सेल्यूलोज की परसेंटेज होती है 70। उससे पहले भी कई मतलब फाइबर्स में आपने देखा होगा 70, 68 इस तरीके से वैल्यूशन आई थी। और कॉटन में सबसे ज़्यादा देखा था 94, उससे भी ज़्यादा फिर आया था आपके रेमी फाइबर्स में 96 टू 98% तक सेल्यूलोज पाया जाता है। तो जो हेम्प के फाइबर है उसमें आपका 70% या 60 टू 74 तक अगर रेंज आए तो आप इस फाइबर को टिक करेंगे, ठीक है, इस रेंज में। तो करेक्ट आंसर जो है वो 70%। इन इंडिया डिकन हेम्प इज ग्रोन बोथ। देखो ये जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। डिकन हेम्प एक अलग प्लांट होता है। हेम्प का टर्म हम आपको जब थ्योरी का लेक्चर पढ़ाया था हमने तो आपको बताया था कि हेम्प एक जनरल टर्म्स है। एक हेम्प का प्लांट होता है जिसको आज हम स्टडी कर रहे हैं, जिसका हम इंडस्ट्रियल हेम्प या ट्रू हेम्प बोल सकते हैं, और जिसे कॉमनली गैलो ग्रास बोलते हैं। मगर हेम्प जो टर्म है वो बहुत सारे क्रॉप के साथ यूज किया जा सकता है। जैसे डेकन हेम्प, ये हेम्प का प्लांट नहीं होता है गाइस, ठीक है, मगर ये फाइबर यील्डिंग प्लांट होता है। इस क्वेश्चन का इस वाले टॉपिक से कोई भी कंसर्न नहीं है। अब चूंकि हेम्प का नाम लगा है तो इसे हम आप डिस्कस कर देते हैं। हेम्प का एक प्लांट होता है, अब इसके बारे में देखते हैं कि डेकन हेम्प आपने देखा होगा, इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि ये जूट का अल्टरनेटिव होता है, कि जूट का अगर यूज़ ना करें तो इस प्लांट का यूज़ कर लेते हैं। जैसे जूट का एप्लीकेशन, जो वस्तुएं जूट के फाइबर से बना सकती हैं वो डेकन हेम्प से बनाई जा सकती हैं, मतलब इस प्लांट से मिलने वाले फाइबर से बनाई जा सकती हैं। कहने का मतलब ये होता है कि डेकन हेम्प जस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ द जूट फाइबर्स, ठीक है। तो इस प्लांट को भी इंडिया में ग्रो करते हैं हम दो वैल्यू की। एक तो फाइबर क्राप सब में कॉमन आप लोग देख रहे हैं। जैसे आपने अभी जो क्राप हमारी चल रही है जिसे हम बोलते हैं, इसे हम दो वैल्यू की वजह से ग्रो करते हैं। इसकी दो इंपॉर्टेंस होती है, एक तो फाइबर क्राप है और दूसरा इससे कुछ मेडिसिन बनती है। जैसे हमने बताया था मैरोजेना, चरस, गांजा, भांग, ये सब हमारी जो आज की जो मेडिसिन हैं उनमें सब में ये इनका एक कंपोनेंट है, कॉन्स्टिट्यूट ये शामिल होती हैं। इसी तरीके एक दूसरा प्लांट होता है डेकन हेम्प, इसे भी हम 2 पॉइंट से ग्रो करते हैं। वो 2 पॉइंट कौन से, देखिए, फाइबर क्राप एंड हेज क्राप। हेज क्राप का मतलब होता है हम घरों के आगे बाउंड्री बनाने के लिए किसी प्लांट को यूज़ कर लेते हैं। दूसरा है फाइबर क्रॉप एंड मेडिसिनल प्लांट, फाइबर क्रॉप एंड फोडर प्लांट, फाइबर क्रॉप एंड ग्रीन मैन्योर प्रोवाइडिंग प्लांट। जैसे हमें ग्रीन मैन्योर मिलता है, जैसे हमने देखा होगा ढेंचा वगैरह होता है, या दूसरे क्रॉप्स होते हैं जिससे फाइबर तो मिलता है और कुछ हमें फर्टिलाइजर भी मिलता है। तो गाइस जो यहाँ पे हम जिसे ग्रो करते हैं डेकन हेम्प को, वो हम दो वैल्यूज है, एक तो फाइबर क्रॉप है, दूसरा है ये हेज प्लांट है। तो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करेंगे हसीस। देखिए, अब अभी से पहले हमने आपको बताया था हसीस क्या होता है, जो हेम्प से रेजिन निकलता है। रेजिन का मतलब एक काइंड ऑफ लिपिड। रेजिन क्या होता है, लिपिड होता है। उस लिपिड से हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं हसीस। और ये कैसा प्रोडक्ट है, एक भ्रमरोधी सब्सटेंस है, जैसे कि चरस और गांजा होता है, उसी सीरीज का ये दूसरा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये देखिए पहले ऑप्शन में क्या लिखा है कि रेजनस एक्सट्रैक्ट ड्राइव्ड फ्रॉम द कैनाबिस सैटिवा, ठीक है। कैनाबिस सैटिवा से मिलने वाले रेजनस एक्सट्रैक्ट से ये प्रोडक्ट बनता है गाइज। और आप कैनाबिस सैटिवा की डार्क बार्क से नहीं बनता, बार्क से, ना ही फ्रूट है आप जूट का, और ना ही सनहेम्प का फाइबर को हसीस बोलते हैं। हसीस क्या है, एक रेजनस सबस्टेंस जो कि कैनाबिस सैटिवा से मिलता है, उससे ड्राइव्ड प्रोडक्ट है ये, ठीक है गाइज। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होता है ए। क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन। देखिए इसमें भी ऑड वन का मतलब क्या है, कुछ ऐसे सबस्टेंस जो एक तरीके के होते हैं या किसी एक प्लांट से मिलते हैं। यहाँ पे जो ऑड वन आएगा वो ऐसा आएगा कि कुछ प्रोडक्ट हैं जो केवल एक ही प्लांट से मिलते हैं, और एक प्रोडक्ट ऐसा होगा कि वो उस प्लांट से नहीं मिलता है। जैसे देखते हैं भांग, चरस, मैरोजिना, गांजा, ठीक है, ये सब आपके मिलते हैं हेम्प से, जो कि एक फाइबर यील्डिंग क्रॉप भी है, और इससे ये सबस्टेंस मिलते हैं। मगर जो ओपियम है ये मिलता है, आपने सुना होगा ब्राउन शुगर पॉपी जिसे बोलते हैं, पैपावर सोमनीफेरम, ठीक है, उस प्लांट से मिलता है। जो अफगानिस्तान एक बड़ा दुनिया में मतलब एक्सपोर्टर कंट्री है, दुनिया भर में चरस की सप्लाई करता है ओपियम। कॉमन भाषा में हम बोलते हैं कि चरस, चरस ऐसा नहीं होता। ओपियम एक डिफरेंट प्रोडक्ट होता है, और जो बाकी जो भांग, चरस, मारुजना, गांजा ये मिलते हैं आपको हेम्प से, मगर ओपियम मिलता है दूसरे प्लांट से। कहने का मतलब ये है, तो जो ऑड वन है यहाँ पे वो आपका होता है ओपियम, ठीक है। ओपियम इज द प्रोडक्ट ऑफ अनदर प्लांट, जबकि जो भांग, चरस, मारुजना एंड गांजा है वो आपको मिलते हैं हेम्प से, ठीक है गाइज। तो करेक्ट आंसर आपका ई। अब बात आता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दुनिया में वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हेम्प, हेम्प को सबसे ज़्यादा दुनिया में कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है। चाइना, इंडिया, कनाडा, यूएसए। तो सबसे ज़्यादा करता है चाइना, क्योंकि जब हमने आपको उसका थ्योरी का लेक्चर पढ़ा था हमने बताया कि ठंडी कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट वाले जो हैं उन कंट्री में ये आसानी से ग्रो करता है। तो सबसे बड़ा दुनिया में प्रोड्यूसर जो है इसका वो चाइना है, करेक्ट ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन आता है जिसमें हमें मैच करना है कि कुछ प्रोडक्ट इसके नाम दिए, कॉलम ए और कॉलम बी है, ठीक है। क्वेश्चन आप देख ले पूरी तरीके से। एक तरफ कुछ कंट्री के नेम दिए हैं और दूसरी तरफ उनकी कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें बताया कि वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स,
सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर। सबसे ज़्यादा खरीदता कौन है, सबसे ज़्यादा बेचता कौन है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, और सेकंड नंबर पे कौन प्रोड्यूस करता है गाइस। तो इस क्वेश्चन में जो जिसके सामने लिखा हुआ है, चाइना दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है हेम्प का, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ हेम्प के बारे में इस स्टेटमेंट। और कनाडा जो है दुनिया में सेकंड प्रोड्यूसर है हेम्प का। स्विट्जरलैंड जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, पूरी दुनिया में सप्लाई करता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रो होता है। और सीज रिपब्लिक जो है वो सबसे बड़ा इंपोर्टर है, सबसे ज़्यादा इसे परचेज करता है, खरीदता है, मतलब बायर है इसका, ठीक है गाइज। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होता है ए। ये जो भी स्टेटमेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो हेम्प के बारे में, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आने के चांसेस एग्जाम में बहुत है, ध्यान से सुने। क्वेश्चन नंबर 11, आफ्टर यूके, यूके का मतलब होता है यहाँ पर उत्तराखंड, ना कि यूनाइटेड किंगडम में ना जाए यहाँ पर। आफ्टर यूके विच इज़ सेकेंड स्टेज, स्टेज का लिखा है यहाँ पे, ये थोड़ा सही करें, स्टेट मतलब हमारा कौन सा राज्य। आफ्टर यूके विच इज सेकेंड स्टेट टू लीगलाइज द कल्टिवेशन ऑफ हेम्प फॉर मेडिसिन स्पेशली फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। देखिए इसकी मेडिसिन जो बनती है, जो हेम्प वगैरह, वो कैंसर ट्रीटमेंट में काम आता है। और उत्तराखंड एक पहला स्टेट है इंडिया में, इस क्वेश्चन से क्लियर हो जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं यहाँ से, 3 क्लियर कि इसका कैंसर में ट्रीटमेंट में यूज होता है। और उत्तराखंड अपने इंडिया का पहला राज्य जहाँ पे इसकी खेती को गवर्नमेंट ने लीगल लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया, लीगल करार दिया है। अब दूसरा स्टेट कौन है इंडिया में जिसने हेम्प की कल्टीवेशन को लीगल किया है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो गाइस इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। हमारा एक सेंट्रल स्टेट है मध्य प्रदेश, जिसने उत्तराखंड के बाद हेम्प के कल्टीवेशन को लीगल करा दिया और अपने किसानों को बाई हैंड लाइसेंस दे रहा है वो, और उनसे हेम्प की कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट स्केल पे प्रोग्राम चलाया जा रहा है गाइस, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में हम बात करेंगे द बॉटनिकल नेम ऑफ ट्रू हेम्प और इंडस्ट्रियल हेम्प। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका क्या नाम होता है, क्रोटोलेरिया जुन्सिया, हिबिस्कस कैनाबिनस, म्यूजा टेक्सटिलिस, कैनाबिस सैटिवा। तो देखिए क्रोटोलेरिया जुन्सिया आपने देखा था, पढ़ चुके हैं, हिबिस्कस कैनाबिनस भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, और अब हम पढ़ रहे हैं कैनाबिस सैटिवा। तो गाइस जो करेक्ट नेम है इसका वो है कैनाबिस सैटिवा। इंडस्ट्रियल नेम या हेम्प का जो ट्रू हेम्प का जो बॉटनिकल नेम है वो है कैनाबिस सैटिवा। पहले क्वेश्चन में ये था आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हेम्प। देखिए फिर से इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, हेम्प के बारे में गाइस आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी इन मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन से कि कौन सा स्टेटमेंट हेम्प के बारे में सही है। देखिए टैनिन, रेजिन, फैट एंड प्रोटीन्स आर मच हायर इन हेम्प देन कॉटन, क्योंकि फाइबर क्रॉप है तो क्वेश्चन बनाने के क्रम में कुछ भी बन सकता है। जैसे जो टैनिन्स होता है, केमिकल्स होता है, रेजिन्स होता है, फैट होता है, प्रोटीन्स की जो कंसनट्रेशन होती है वो हेम्प में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अनदर फाइबर यील्डिंग क्रॉप कॉटन से। बिल्कुल सही बात है ये। हेम्प मच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप बाय साइथियंस अराउंड 1500 BC, कहने मतलब 1500 BC के आसपास साइथियन जो कि नोमैडिक पीपल थे उनके थ्रू ये क्रॉप जो थी यूरोप में लाई गई थी। ये बात बिल्कुल सही है गाइस। लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन सी में बात करते हैं, हेम्प ग्रो इन नियरली ऑल टेम्परेट रीजन, ठीक है। जो नियरली ऑल का मतलब वो सभी जो ठंडे देश हैं, देश के भाग हैं हमारे या फिर दुनिया के, उनमें ये हेम्प का कल्टीवेशन किया जाता है। हम आपको बता चुके कोल्ड एरिया में ग्रो करने वाली क्रॉप है। दूसरा है कह रहा है इसी में फास्ट ग्रोइंग हर्बेसिस प्लांट है, छोटा सा पौधा है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता हाइट में, ठीक है, हर्बेसिस और बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, ये बात भी ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ऑल हेम्प वैराइटीज रिजेबल वन अनदर इन जनरल अपीयरेंस एंड प्रॉपर्टीज बट ओनली डिफर इन देयर फाइबर क्वालिटीज़। हेम्प की जो भी वैरायटी पूरी दुनिया में ग्रो करी जाती हैं वो लगभग उनका जो प्लांट उनसे जो डेवलप होता है उसमें वो सिमिलर होता है, बट उनकी जो वैरायटी में जो डिफरेंसेस होती है वो केवल इस बात पर डिफरेंस होती है कौन सी वैरायटी किस क्वालिटी का फाइबर प्रोड्यूस कर रही है, मतलब फाइबर की क्वालिटी के बेस पर डिफरेंस होता है। वरना सभी वैरायटी से बनने वाले प्लांट का जो मार्फोलॉजिकल अपीयरेंस होता है, जो मतलब उनकी फिजियोल जो ऊपर से देखने की स्ट्रक्चर होता है वो लगभग सिमिलर होता है। तो गाइस ये सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो अबाउट दी हेम्प प्लांट आर करेक्ट। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कि भाई ये में प्रोटीन रेजिन की जो कंसंट्रेशन होती है वो कॉटन से ज़्यादा होती है, और साइथियन जो कि नोमैडिक पीपल का मतलब होता है जो एक जगह से थोड़ी देर रुकते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और फिर वो आगे प्लेस पे मूव कर जाते हैं, ठीक है। नोमैडिक मतलब घुमतू जिन्हें बोलते हैं, घुमतू लोग जो होते हैं, उन लोगों ने यूरोप में से मतलब एंट्री कराई थी। पहले यूरोप में क्रॉप नहीं थी क्योंकि यूरोप जो है कोल्ड एरिया है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं हेम्प जो है वो नियरली ऑल टेम्परेट रीजन, दुनिया के सब ठंडे इलाके उनमें ग्रो करी जाती है और बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने वाला एक हर्बेसियस पौधा है।
ये बात भी सही है। और जितनी भी हेम्प की वैरायटीज होती हैं वो लगभग जनरल अपीयरेंस में एक सी होती हैं, मगर उनसे मिलने वाले फाइबर में डिफरेंसेस होता है। तो ऑन दी बिहाफ ऑफ द फाइबर क्वालिटी जो फाइबर वैरायटीज होती हैं हेम्प की वो एक दूसरे से अलग होती हैं, जबकि उनके जो प्लांट होते हैं वो लुक लाइक सेम, एक से दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करेंगे, इसमें हेम्प फाइबर के बारे में बात है। हेम्प फाइबर इज बास्ट फाइबर। बास्ट फाइबर मैंने बताया कि जो स्टेम होता है प्लांट का तना, उससे मिलने वाले फाइबर्स होते हैं ये, ठीक है, इस वाले एरिया से मिलने वाले फाइबर्स होते हैं। और सिमिलर टू फ्लैक्स, नीफ, जूट एंड रैमी, ये जितने भी प्लांट हैं ये सब इनसे मिलने वाले फाइबर कहाँ से, इनके पार्ट से मिलते हैं, स्टेम से मिलते हैं, ठीक है। जब कॉटन का प्लांट आपने देखा होगा उससे मिलता है सरफेस से, सीड से मिलता है रुआ जो फाइबर मिलता है, रेशा। जबकि इनमें नीफ और जूट और रैमी के या फ्लैक्स में जो फाइबर मिलता है वो हमें उनके स्टेम से मिलता है, तने से मिलता है गाइज। अच्छा, हेम्प इज रिच सोर्स ऑफ बोथ सेलुलोजिक एंड वुडी फाइबर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में कि जो हेम्प का प्लांट होता है इससे दो टाइप के फाइबर मिलते हैं, एक उसके कोर एरिया से मिलता है जिसे हम वुडी फाइबर्स बोलते हैं, और एक इसके आउटर एरिया से मिलता है जिसे हम सेलुलोजिक फाइबर बोलते हैं गाइस, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है। हेम्प फाइबर इज बेस्ट ग्रेड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेल प्लांट। हेम्प में मेल और फीमेल दोनों प्लांट होते हैं, मतलब एक प्लांट जो है डायसियस टाइप का होता है, मतलब इसका मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। और जो अच्छे टाइप का जो रेशा होता है, गुड क्वालिटी का जो फाइबर्स होता है वो इसके केवल मेल प्लांट से मिलता है, ये बात भी ठीक है। इसके बाद हम लास्ट इसका ऑप्शन है कि इंडिविजुअल फाइबर सेल ऑफ हेम्प इज सिलेंड्रिकल। जो एक फाइबर की अगर हम सेल देखें तो लुक लाइक कैसी होती है, वो सिलेंड्रिकल दिखती है और उसकी सरफेस पे इरेगुलरिटीज, मतलब छोटे छोटे ऊपर नीचे के जो रिजिज होते हैं पाए जाते हैं, फ्रीक्वेंट जॉइंट, लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर्स एंड सोइलेंट टिश्यूज उभार, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है। इसका जो फाइबर्स होता है वो थोड़ा सा कोर्स रफ टाइप का होता है, उस पर इरेगुलरिटीज बहुत ज़्यादा होती है। तो गाइस जो ये बात जितने भी स्टेटमेंट हैं चारों आप अबाउट दी हेम्प फाइबर आर करेक्ट। तो करेक्ट आंसर जो आपका है वो लास्ट ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात करेंगे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दी हेम्प फाइबर। देखिए फिर हम हेम्प फाइबर के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन फाइबर से ही आना है। फाइबर की देखते हैं आउटर स्टेम टिश्यू, हमने बताया दो टाइप के फाइबर मिलेंगे। तो आउटर स्टेम टिश्यू से कौन से फाइबर मिलेंगे, जिन्हें बोलेंगे सेलुलोजिक फाइबर या बास्ट फाइबर, और उस फाइबर से हमें क्या मिलेगा, बायोप्लास्टिक्स। अभी हम इसके डायग्राम आपको दिखाएंगे। जो आपने देखा होगा अपना डिस्पोजल जो चल रहा है वो बायोप्लास्टिक कहलाता है, मतलब प्लास्टिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स। और ये प्लांट के कौन से वाले पार्ट से मिलती है, जो इसका आउटर पार्ट होता है, सेलुलोजिक पार्ट होता है, उससे जो फाइबर मिलते हैं उन्हीं को बास्ट फाइबर बोलते हैं। और वो फाइबर हमें प्रोवाइड करते हैं बायोप्लास्टिक। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है गाइस। बायोप्लास्टिक कहाँ से आती है आपको ये मालूम चल गया। और दो टाइप के जब हेम्प में फाइबर्स होते हैं तो उसमें बास्ट फाइबर उन फाइबर कहते हैं जो बाहर वाले एरिया से मिलते हैं, जो सेलुलोजिक फाइबर्स होते हैं उन्हें हम बास्ट फाइबर बोलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट बी में कह रहा है कि इनर स्टेम टिश्यू जो होता है जैसे हम वुडी फाइबर्स मिलते हैं, वो उनसे क्या मिलता है, उनसे कॉन्क्रीट मटेरियल मिलता है, ठीक है जी, कॉन्क्रीट मटेरियल मिलता है जो कोर वाले फाइबर्स होते हैं जो इनर पार्ट से मिलते हैं। उसके बाद में कह रहा है कि प्राइमरी हेम्प फाइबर जो होते हैं, प्राइमरी कौन से होंगे, देखिए प्राइमरी मतलब बाहर वाले फाइबर को बोला जो आउटर सेल टिश्यू से मिलते हैं, उन्हें बोला गया प्राइमरी हेम्प फाइबर। वही बास्ट फाइबर्स हैं क्योंकि यही मेन फाइबर्स हैं जिनके लिए प्लांट हम कल्टीवेट करते हैं। तो प्राइमरी हेम्प फाइबर्स इज अटैच टू कोर फाइबर्स, मगर ये इनका संबंध अंदर वाले फाइबर से होता है। कैसे होता है, एक मटेरियल होता है जैसे होता है प्लास्टर सीमेंट होता है, वही सीमेंट होता है प्लांट में पेक्टिन, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेक्टिन बोलते हैं। पेक्टिन क्या होता है, एन ग्लू लाइक सॉल्युबल जिलेटिनस कार्बोहाइड्रेट। एक कार्बोहाइड्रेट का मॉडिफाइड वर्जन होता है जो अंदर वाले फाइबर्स को बाहर वाले फाइबर से जोड़े रखता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन बात करते हैं कि हेम्प का जो प्लांट्स होता है वो रिक्वायर लिमिटेड पेस्टिसाइड्स, मतलब ज़्यादा मतलब इसकी केयर रिक्वायरमेंट नहीं होती, पेस्टिसाइड की ज़्यादा एप्लीकेशन इससे रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज इट ग्रो सो क्विकली एंड अट्रैक्ट फ्यू पेस्ट। ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और इसमें जो पेस्ट को अट्रैक्ट करने की जो कैपेबिलिटी, मतलब पेस्ट को अट्रैक्ट नहीं करता, मतलब पेस्ट आता है इस पर अपना अटैक करता है और चला जाता है, कहीं ना कहीं वो रिप्लेंट करता है, इसे अट्रैक्ट नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इको फ्रेंडली हो गया क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो इंसेक्ट होते हैं, जो हमारे पैथोजेंस होते हैं, वो अटैक करने के लायक नहीं होते क्योंकि पता नहीं इसके अंदर एक इनहेरेंट क्वालिटी है जो अट्रैक्ट को रिपेल करती है, मतलब जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट ना करके उन्हें रिपेल करती है, उन्हें हटाती है। इससे क्या होता है कि ड्यूरिंग द कल्टिवेशन ऑफ दीज फाइबर्स जो फार्मर्स नॉट एबल टू अप्लाई मोर पेस्टिसाइड, मतलब पेस्टिसाइड अप्लाई नहीं करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये फाइबर क्रॉप जो है, ये जो प्लांट है हमारा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ठीक है। तो ये बात कहने में हमें कोई बुराई नहीं कि जो हेम्प क्रॉप है वो इको फ्रेंडली क्रॉप है, तो ये बात बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और तेज़ी से ग्रो करने की वजह से जो पैथोजेंस होते हैं उन्हें कम अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो फार्मर्स डोंट रिक्वायर मोर पेस्टिसाइड एप्लीकेशन टू दिस क्रॉप कल्टिवेशन, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड इको फ्रेंडली क्रॉप। तो ये बात भी ठीक है गाइस, ये ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द हेम्प फाइबर्स।
क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं कि हेम्प कंट्रीब्यूट टू ए सस्टेनेबल फ्यूचर इन मेनी वे, इन विच वे वन इज नॉट सपोर्ट देयर सस्टेनेबल बिहेवियर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए उसी पे क्वेश्चन बनाया है कि जो हेम्प का प्लांट होता है वो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल फ्यूचर की, हमारा जो लाइफ है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, अगर हम उसे ग्रो करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट हमारा काफ़ी टाइम तक सस्टेनेबल रहेगा, उसमें कोई मतलब ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं आएगी, क्योंकि अच्छे क्रॉप पर पेस्टिसाइड को कम मतलब अप्लाई करा जाता है और पूरी तरीके से प्लांट ग्रो कर जाता है। तो कह रहा है जो नीचे जो ऑप्शन है आपके ABCD, उसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इसकी इस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करता है कि दिस क्रॉप इज नॉट सस्टेनेबल बाय इकोलॉजिकल सस्टेनेबल क्रॉप। तो पहला क्रॉप है कि डीप रूट सिस्टम इसमें होता है जो हेल्प करता है किसी सॉइल इरोजन को कंट्रोल करता है, कहीं सॉइल इरोजन मिट्टी को कटने से रोकता है। ये बिल्कुल सही है, ये पॉइंट इन सपोर्ट ऑफ द कि दिस क्रॉप इज सपोर्ट सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, ये बात सही है। इसके बाद कह रहा है कि हेम्प ग्रोज मोर क्विकली एंड ईजिली देन ट्रीज बाय टेकिंग मोर पेस्टिसाइड। देखिए मोर पेस्टिसाइड कहाँ लेता है भाई, ये तो गलत हो गया यहाँ पे, इसे यहीं पे गलत कर देते हैं, फिर भी हम देख सकते हैं नीचे कोई और गलत क्वेश्चन आओ। कह रहा है कि हेम्प ग्रो मोर क्विकली एंड ईजिली देन ट्रीज, ट्रीज के इजिली ग्रो तो करता है बट टेकिंग मोर पेस्टिसाइड नहीं लेता है, ये लेस पेस्टिसाइड लेता है। हेम्प इज रेनेबल सोर्सेस, रेनेबल का मतलब ये आराम से इन्वायरमेंट में पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाता है। एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव मतलब इसकी कल्टीवेट करने में बहुत ज़्यादा लागत नहीं आती फार्मर्स की, देन वेटिंग डिकेट्स, हमें कोई साल सदियों का 10 साल का इंतजार नहीं करना पड़ता, बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। हेम्प प्रोवाइड्स ए डिजीज ब्रेक, डिजीज ब्रेक मतलब कहीं ना कहीं जो पैथोजेंस होते हैं वो इन्हें अट्रैक्ट कम करता है, जिससे कि जो बीमारी कहीं फैली हुई है तो अगर आप इस क्रॉप को वहाँ पे लगा दें तो वो डिजीज़ को रोकने में सहायक होती है। एंड एरेट्स, एरेट मतलब होता है कहीं ना उन्हें जो उनके अंदर एयर्स का जो फ्लो है सॉइल पार्टिकल्स के बीच उन्हें बढ़ाता है। एरेट्स सॉइल टू द बेनिफिट्स ऑफ फ्यूचर क्रॉप्स, उससे क्या होगा कि अगर हम इस क्रॉप को लगा दें तो सॉइल के बीच जो पार्टिकल के बीच में हवा का जो सर्कुलेशन है उसे ये बेहतर बनाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जब हम नेक्स्ट क्रॉप लगाएंगे तो वो उस क्रॉप के लिए सुटेबल माना जाएगा, गुड माना जाएगा, बेनिफिशियल माना जाएगा। तो ये बात भी सपोर्ट में है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ये भी सपोर्ट में है। इसका जो डीप रूट सिस्टम होता है वो सॉइल इरोजन को रोकता है, ये भी सही बात है। मगर ये बात सही नहीं है कि जो ये ग्रोथ बहुत तेज करता है बाय टेकिंग मोर पेस्टिसाइड लिए बिना ही ग्रो करता है, ठीक है, ये लेस पेस्टिसाइड रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है जो नॉट सपोर्ट की ये सस्टेनेबल बिहेवियर के बारे में बात करता है गाइस। ये वाला कि मोर पेस्टिसाइड लेगा तो सस्टेनेबल बिहेवियर को कहाँ सपोर्ट करेगा। करेक्ट आंसर आपका भी। क्वेश्चन नंबर 17 में हम बात करते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू वन। अब हमें ये बताना है केवल हेम्प के बारे में कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। हेम्प फाइबर इज मोर एब्जॉर्बेंट, बहुत तेज़ी से मतलब सूरज की रोशनी या दूसरी चीज़ों को ये एब्जॉर्ब करता है। मोर मिल्ड्यू रेजिस्टेंट, मिल्ड्यू का मतलब होता है गाइस एक पैथोजेनिक डिजीज़, मतलब एक काइंड ऑफ बीमारी जो होती है, ठीक है। मिल्ड्यू जो फंजाई के थ्रू होती है वो इस प्लांट में नहीं लगती, उसके खिलाफ ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, इसके पास प्रतिरोधक क्षमता है। एंड मोर इंसुलेटिव देन कॉटन, इंसुलेटिव का मतलब ये हीट को पास होना, जैसे किसी की हम लेपिंग कर दें इसकी तो हीट को पास नहीं होने देगा। इंसुलेटिव प्रॉपर्टी इन एवरी रेस्पेक्ट, साउंड को पास नहीं होने देगा, हीट को पास नहीं होने देगा। आप जैसा एटमॉस्फेयर अंदर क्रिएट करेंगे और इसका लेपिंग कर दें सराउंडिंग में तो ये उस चीज़ को बाहर नहीं निकलने देता, इंसुलेटिव प्रॉपर्टीज़। तो ये बातें ठीक है, ये मिल्ड्यू रेजिस्टेंट होता है, मोर एब्जॉर्बेंट होता है और इंसुलेटिव इन नेचर देन कॉटन कंपेयर में। अच्छा, हेम्प फाइबर्स आर कोर्स, कोर्स का मतलब होता है खुरदरा। व्हेन कंपेयर टू फ्लैक्स एंड अदर डिफिकल्ट टू ब्लीच, फ्लैक्स से अगर कंपेयर करें तो हेम्प का जो फाइबर होता है वो खुरदरा होता है और इसीलिए इसे ब्लीच करना, कलर करना या इससे कलर को रिमूव करना, ब्लीच का मतलब कलर को रिमूव करना काफ़ी टफ होता है। एक बार अगर कलर चढ़ जाए तो उससे कलर को हटाना मुश्किल होता है। हेम्प फाइबर्स इज रफली सिलेंड्रिकल विद सरफेस इरेगुलरिटीज एंड लेंथ वाइज डिफॉर्मिटीज, ये भी होता है। हेम्प फाइबर जो है उसकी सरफेस पे इरेगुलरिटीज होती हैं और सिलेंड्रिकल लुक लाइक, ठीक है, सरफेस पे इरेगुलरिटीज होती हैं और लेंथ वाइज उसमें डिफॉर्मिटीज होती है, ट्विस्टिंग होती है। और ट्विस्टिंग कैसी होती है, जेड शेप होती है। और क्वेश्चन नंबर डी में, ऑप्शन डी में बोला जो इसकी क्रॉस सेक्शन होता है उसमें अगर हम फाइबर को देखें अंडर माइक्रोस्कोपिक व्यू में तो लुक लाइक पॉलीगोनल विद राउंडेड एज, इसके सिरे होते हैं वो राउंडेड दिखेंगे और ये खुद में कैसा दिखेगा, पॉलीगोनल। ये भी अच्छी बात है, बहुत सारे फाइबर पॉलीगोनल इससे पहले भी आए थे। और ऑप्शन डी, तो इसमें ये बात है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, तो ये सभी जो भी स्टेटमेंट हैं वो सभी सही हैं अबाउट दी हेम्प क्रॉप या हेम्प फाइबर के बारे में गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं कि व्हाट इज ट्रू अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ द हेम्प फाइबर। अब आता है इसके एप्लीकेशन के बारे में कि हेम्प फाइबर के एप्लीकेशन कहाँ पे। देखिए, दीज यूज एट प्लेसेस वेयर स्ट्रेंथ इज मोर इंपॉर्टेंट दैन ब्यूटी। हेम्प का जो फाइबर होता है उन जगहों पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे खूबसूरती की वैल्यू कम हो, मजबूती चाहिए होती है। ऐसे कुछ प्लेस होते हैं कि भाई हमें ब्यूटीफुल ना लगे बट मजबूत हो, टिकाऊ हो, उस जगह पे हम हेम्प का यूज़ कर सकते हैं। इट हैज़ लिमिटेड यूज बिकॉज ब्लीचिंग इज़ डिफ़िकल्ट इन दिस फाइबर्स, ठीक है।
अब इसकी वजह से इसके जो है हर जगह पे इसे यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें ऐसी है क्योंकि इसके फाइबर जो होते हैं उनमें ब्लीचिंग जो है बहुत टफ होती है, मतलब कलरिंग जो सिस्टम होता है ना, कि कलर कर दिया तो कलर हटाना मुश्किल है और एक बार उन्हें कलर करना मुश्किल है, तो ब्लीचिंग टफ है, इसलिए इसका यूज़ जो करा जाता है वो लिमिटेड करा जाता है क्योंकि मार्केटिंग के लिए कलर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ सनलाइट इज सेम एज फॉर कॉटन, जैसा कॉटन का इफेक्ट, सनलाइट का इफेक्ट जितना कॉटन को प्रभावित करता है उतना ही हेम फाइबर को भी प्रभावित करता है। दीज फाइबर्स आर नॉट प्लाइबल एंड इलास्टिक सो कैन नॉट बी वूवन इनटू फैब्रिक, फाइन फैब्रिक में हम इनकी बुनाई नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या प्लास्टिक इलास्टिक नहीं होते हैं, ठीक है। और ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दी, तो ये भी बातें सभी सही हैं भाई, देखो सब बातें ठीक है अबाउट दी फाइबर के बारे में, कि जहाँ पे स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, ब्यूटी की रिक्वायरमेंट ना हो, वहाँ पे हम हेम के फाइबर को यूज़ करते हैं। उसके बाद इनका यूज़ लिमिटेड है क्योंकि इन पे ब्लीचिंग वाला जो सिस्टम है वो टफ होता है इन पे हटाना और दोनों कलर को चढ़ाना, और सनलाइट का इफेक्ट उतना ही होता है जितना कॉटन को प्रभावित करती है सनलाइट उतना ही हेम को भी करेगी, ये बात भी सही है। और हेम के फाइबर से हम फाइन मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का धागा बना नहीं सकते क्योंकि ये जो फाइबर्स होते हैं वो प्लाइबल एंड इलास्टिक नहीं होते हैं गाइस, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ई। फाइबर, आपको इसके फाइबर के बारे में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन इस लेक्चर से मिलेगी, आप अच्छे जानेंगे कि हेम के फाइबर की क्या फीचर्स, क्या क्वालिटी जो होती है जिससे हम दूसरे क्रॉप से कैसे करके कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमने ये बताया कि हेम के फाइबर उन प्लेसेस पे हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे मजबूती की ज़्यादा ज़रूरत हो, ना कि खूबसूरती की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी इसके यूज़ के बारे में क्वेश्चन है कि कौन सा यूज़ नहीं है इसका, ठीक है। दे यूज्ड इन द बायो कंपोजिट सेक्टर एज सब्सटीट्यूट ऑफ ग्लास फाइबर, जहाँ पे ग्लास फाइबर होती है मतलब शीशे वाली फाइबर को रिप्लेस करके हम बायो कंपोजिट सेक्टर की बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने बताया ना डिस्पोजल, जब हमने आपको थ्योरी का लेक्चर पढ़ाया था तो हमने आजकल देखा वो जो ग्लास हम पे यूज़ करते हैं टी वगैरह के लिए या पानी की जो बोतल्स आती हैं ये सब बायो प्लास्टिक बोली जाती है, तो ये ग्लास फाइबर, शीशे की बोतल पहले होती थी, आपने देखा कोका कोला पीते थे या कुछ दूसरा, तो उन्हें रिप्लेस करा है, तो बायो कंपोजिट सेक्टर में इट इज़ रिप्लेस या इट इज़ सब्सटीट्यूट ऑफ द ग्लास फाइबर, बिल्कुल सही बात है गाइज। हेम्प इज़ मोर इफेक्टिव एट ब्लॉकिंग द सन रेज हार्मफुल अल्ट्रावायलेट, ये वाली बिल्कुल सही है कि जो हार्मफुल रेज होती हैं सन की उन्हें रोकने में ज़्यादा कारगर है। अच्छा, हेम्प फाइबर शोड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज अगेंस्ट ई कोलाई के इनके जो फाइबर्स होते हैं उसमें एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज होती हैं क्योंकि पेस्टिसाइड का कम यूज़ करते हैं, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है, इसलिए ई कोलाई टाइप के जो बैक्टीरियाज हैं वो इन्हें अटैक नहीं कर पाएंगे और ना ही इसके लिए रेजिस्टेंस इसमें है ई कोलाई के लिए। हेम फाइबर्स यूज टू मेकिंग बैंक नोट, भैया देखो बैंक नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम में, बैंक नोट इस फाइबर के नहीं बनते, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि बैंक नोट किसके बनते हैं, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। बाकी तीनों जो ऊपर वाले करेक्ट ऑप्शन है इसके कि ये काम जो होते हैं इस फाइबर के थ्रू करे जाते हैं, मगर बैंक नोट हेम फाइबर से नहीं बनते, वो बनते हैं आपके दूसरे फाइबर से, आप उसे देखें कमेंट बॉक्स में लिखें, ऑलरेडी हम इस लेक्चर को बता चुके हैं बैंक नोट किससे बनते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 20 में बात करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ दी हेम फाइबर इंक्लूड्स, कुछ इसमें भी एप्लीकेशन की बात करी गई, कौन से एप्लीकेशन हैं हेम फाइबर्स के, तो देखिए एंटीबैक्टीरियल एजेंट के फॉर्म में काम करता है या फिर सर्जिकल डिवाइसेस इससे बनती हैं, एनिमल बेडिंग मतलब एनिमल के नीचे बिछाने काम आता है, जैसे हम देखा पोल्ट्री फार्म्स में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं चिकन्स वाले जो आज है ना उसके नीचे, या फिर हमारे जो कैटल्स होते हैं घरों में उनके नीचे बरसात के दिनों में इसका जो फाइबर्स होता है उसे बिछाने के काम आता है, उसके बेडिंग करने का काम आता है। बहुत सारी सर्जिकल डिवाइसेस आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर कपड़ा पहनते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन सर्जरी के टाइम, वो इनसे बनता है। और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो बायोप्लास्टिक जिसकी बात करते हैं उसमें आप बायोप्लास्टिक की बात ही कर रहे हैं आजकल, ठीक है, तो वो भी इसमें काम आता है। तो ये सभी जो एप्लीकेशंस हैं ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बायोप्लास्टिक फॉर्मेशन में काम आता है, एनिमल बेडिंग में काम आता है, सर्जिकल डिवाइसेस बनती हैं इस फाइबर की, और एंटीबैक्टीरियल फिशिंग जो नेट होता है तो एंटीबैक्टीरियल फिशिंग एजेंट है, मतलब बैक्टीरिया को जो उससे अटैक होता है तो उसमें भी बचाता है ये, तो आप ये ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप। सो थैंकफुल यार।